इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि ऑडियो इस केस में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकियाँ मेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी, दिस एंड दैट। उसके ऊपर आज फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इस ख़त के तासुर उभर के आया सामने, उसको रद्द किया। उन्होंने कहा कि जी कोई सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्ट पैगाम नहीं गया, मैं खुद गया था, मैंने ये डिस्कशन की थी जज साहब के साथ और ये कहा था कि ये मामला सर्वेलेंस का, जो इंटेलिजेंस एजेंसी की सर्वेलेंस का मामला एक नेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में फॉल करता है, तो आप इसकी इन कैमरा अगर कर लेंगे समात तो बहुत मेहरबानी होगी, नथिंग मोर नॉर लेस दैन दैट। उसके बाद हुकूमत के 2 वज़रा भी आए और उन्होंने आके जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ले दे की और उन्होंने कहा कि जी ये तो इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, और ये कि इन कैमरा सेशन की बात हुई थी। और तारड़ साहब ने तो ये भी कहा कि जस्टिस बाबर खत से तासुर दिया कि अदलिया इदारों में मुदाखलत कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूँ जी अगर अदलिया के मामलात में मुदाखलत हो भी रही है, चले मैं इस प्रेमिसेस को मान लेता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये प्रेमिसेस है, हमारे साथ मेरे तो बड़े हरदिल अजीज सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, उनका भी मान लेते हैं ये प्रेमिसेस है कि जी अदलिया मुदाखलत कर, अदलिया के मामला मुदाखलत हो रही है। हमने एक अरसा बैठ के रोना रोया, खोसा साहब साथ हुआ करते थे कि नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनकी दौर में जिस तरह हमला हुआ वो अदलिया में खुल्लम खुल्ला जारियत और मुदाखलत की इंतहा थी। लेकिन आज मैं खोसा साहब से सवाल पूछूंगा, ये जो आज हमें दिन देखने पड़ रहे हैं, अगर ये मान लें कि जी कि मुदाखलत हो रही है अदलिया के मामलात में, तो हम क्यों नहीं रिसेंट हिस्ट्री में जाके इमरान खान साहब को उसका जिम्मेदार करार देंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इजाज़त दे दी है इमरान खान साहब को नैब तरामीम के मामले के अंदर वो आकर उसमें कर सकते हैं वीडियो लिंक के जरिए हेयरिंग। मैं पिछले 1.5 साल से कहता है कि वो दिन आएगा जिस चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब ने एक नाजायज़ केस के अंदर जलील किया, रुसवा किया, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने मुदाखलत वहाँ से स्टार्ट होती है। जो हालिया मुदाखलत है वो स्टार्ट इमरान खान साहब पे होती है और ख़त्म इमरान खान साहब पे होती है। बाम मुझे जितना बुरा गया इसके अंदर, लेकिन सच बोलने से कतराऊंगा। और खोसा साहब ने तो पार्टियां भी ज्वाइन की है। खोसा साहब इससे पहले तमाम हमारे शोज में आके इस बात पे तबर्रा करते रहे क्योंकि इंटायरली एंटी स्टैब्लिशमेंट लेफ्टिस्ट और लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के आदमी रहे। खोसा साहब की शक्ल दिखाई, मुझे शक्ल देखूंगा तो मुझे खुशी होगी, तमन्नाई आएगी। तो खोसा साहब डिसएग्री नहीं कर सकेंगे जो मैं फैक्ट्स अभी पढ़ के सुना रहा हूं। मैंने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आपने जो केस बनाया है जस्टिस फाइज ईसा साहब के ऊपर, ये नाजायज़ केस है और आपने किसी कहने पे बनाया, एस्टैब्लिशमेंट के उस जमाने की कहने पे बनाया। तो इमरान खान साहब ने आगे से मुझे जवाब दिया कोर्ट इन कोर्ट के, अगर उनके कहने पे भी बनाया तो फिर भी क्या है, मैंने देखा कि ये है केस, फाइल में दम था, मैंने आगे भेज दिया। आज तारीख रिपीट होनी जा रही है, उसी फाइज ईसा के सामने इंसाफ की खातिर खड़े होंगे इमरान खान साहब। और ये मैं कहता आ रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से, इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर तब भी। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा, आज तो बड़ा तबर्रा हो रहा है पीटीआई की तरफ से कि मुदाखलत बिल्कुल ही होनी चाहिए मुदाखलत, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एजेंसी का काम ही है अफसरान और जजेस की जासूसी करना और पर नजर रखना। मैं कोट कर रहा हूं, 28 नवंबर 2020 को उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज को इंटरव्यू दिया, एज प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू दिया, और उन्होंने, मैं तो कह रहा हूं इस सारी मुदाखलत की रिसेंट जो खुरा है ना वो शुरू होता है इमरान खान साहब पे, खत्म वहां पे होता है जो लोग बर्बादी लेके आए हैं कि हमारे लिए भी कुछ स्पेस नहीं छोड़ी। उन्होंने वो काम दिखाए कि दूसरों को भी इंस्पिरेशन हो कि ये करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आरटीएस बिठा के या बाद में जिस तरह मिला के। 28 नवंबर 2020 को इमरान साहब ने इंटरव्यू दिया कि फौज और आईएसआई को सब पता होता है, जब मैं फोन कर रहा होता हूं आईएसआई को पता होता है और मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं मुझे कोई, मैं कोट कर रहा हूं इमरान खान को, नहीं मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि दुनिया की सारी इंटेलिजेंसियां अपने मुल्क के सरबराह की बातें सुनती है। एजेंसी का काम ही अफसरान और जजेस की जासूसी करना है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं भाई, एज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। आज जो हम रोना रो रहे हैं और तहरीक साहब रोना रो रही है, मुदाखलत हो गई। आपके और हमारे लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर सैंक्शन करते थे, कहते थे ऐसा होना चाहिए। फिर हमारे इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर 12 नवंबर 2020 को जीएनएन को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी मुदाखलत पे या किसी बात पे भी, किसी ज्यादती पे भी अगर आर्मी चीफ और आईएसआई पे कोई तनकीद करेगा तो वो फौज में बगावत की बात करेगा, बगावत की। वो कॉन्टेक्स्ट तो नवाज शरीफ का था, लेकिन आज अगर मुड़ के उनको आप कहें कि जनाब आपके अपने अल्फाज और डेफिनेशन के तहत ये बगावत है, तो फिर बात ही खत्म होगी, फिर तो बात हो ही नहीं सकती। यार खोसा साहब को दिखाई ना आती उसके अंदर, मैं जरा उनका रिएक्शन चेक करना चाह रहा हूँ, आप वही चलाई जा रहे हैं टेम्पलेट सिर्फ। उसके बाद मेरे भाई आगे आ जाए, मीडिया पर लाइव सेशन हुआ, हम कह रहे हैं जी मुदाखलत जजेस की उसमें बड़ी हो गई। इमरान साहब बता रहे हैं कि मेरी हुकूमत बाजवा साहब चला रहे थे, मेरी हुकूमत एजेंसियां चला रही थी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर लाइव सेशन में गुफ्तगू की,
16 जुलाई 2022 को अगेन कोर्ट इमरान खान साहब, बजट मंजूर करवाने के लिए हमें मेंबरान की मिन्नतें करनी पड़ती थी, असेंबली में वोटिंग के लिए हमें एजेंसियों को कहना पड़ता था इत्तेहादियों को असेंबली में लेकर आए। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा हो कि मैंने एजेंसियों की मदद से वोटिंग पूरी की है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरा किया है, एजेंसियों की मदद से जो है मैंने अपनी हुकूमत चलाई है, अपनी इकॉनमी के मामला चलाए, आप अंदाजा लगाएं आज ऐसे रो रहे बैठ के ओहो बाबर सत्तार के साथ मुदाखलत हो गई, 6 जजों भाई हुई किस तरह है, यहां तक पहुंचे किस तरह है। खोसा साहब शुक्र है आप उस वक्त पीटीआई में नहीं था, आपको तो मैं ब्लेम कर ही नहीं सकता, लेकिन सर ये कुछ तो तारीख से हमें तारीख रख के सामने बात करनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए तमाम बातों को, चाहे वो हमारा बाप गलत बात कर रहा हो या हमारा लीडर गलत बात कर रहा हो। खोसा साहब माइक इज विद यू। मैं जरा पानी पी लूं, बहुत बोल लिया। बहुत बोल लिया नहीं, बहुत ज्यादा बोल लिया। देखें कामरान, 2 wrongs विल नेवर डू 1 right। देखें लेट्स पहले तो ये इसका तयन कर लेना, इसका फैसला कर लें कि क्या एजेंसीज को या किसी और शख्स को मेरे और आपकी कॉन्वर्सेशन में इंटरसेप्ट करने की, मेरी और आपकी प्राइवेसी में, क्योंकि जब कॉलर होता है और रिसीवर के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता होता है जिसमें किसी और को मुदाखलत का अख्तियार नहीं होता, और कानून मौजूद है तावक्ते के कोई नेशनल सिक्योरिटी के वजह से अदालत से इजाज़त लेकर उसके फ़ोन पर टैपिंग ना की जाती हो। ये मेरा ही केस है जिसकी बात हो रही है, मैंने ही बुशरा बीबी की तरफ से कर रखी है नालिश। मेरी और बुशरा बीबी की कॉन्वर्सेशन को जो क्लाइंट और वकील के दरमियान बात हो रही थी, मैं उस वक्त पीटीआई में नहीं था, लेकिन मेरी और मेरे मौक्किल के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन थी उसको आपके चैनल्स ने सारा दिन चलाया, एक तरफ मेरी तस्वीर लगा के और एक तरफ बुशरा बीबी की तस्वीर लगा के। और मैंने जज साहब को कहा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास ये लगी थी पिटीशन, और इसमें एक और पिटीशन भी थी, वो भी मैंने ही की थी, जो नजम साकिब के साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे की इसी तरह की एक इंटरसेप्शन थी, जो भी बड़ा उसमें जो है वो चर्चा किया गया था, और नेशनल असेंबली की हत्ता कि एक कमेटी तक बना दी गई थी। और मैंने उसमें और दोनों में जब क्लब हो गई तो फिर जज साहब ने एक बाकायदा सभी को नोटिस दिया। लेकिन मुझे एक बात बताया ना, आप एक अल्ट्रा जमहूरी पसंद बंदे रहे, मुझे पता है आपकी स्ट्रगल बड़ी है, ख्वाह पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से थी और आपकी जुडिशल मूवमेंट में बड़ी स्ट्रगल रही है। लेकिन अब उमर अयूब साहब जिस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं खड़े होके, देखें बड़ी अच्छी बात होती है अगर अपोजिशन लीडर जो थे हमारे, जब बात होती है कि चीज़ों को ठीक किया जाए और शुरू से किया जाए तो वो कंडेम करें, भूल जाए रिश्तेदारी क्या है। फिर आज आप भी कंडेम करें ना कि छोड़े हमारे अपोजिशन लीडर अयूब खान साहब के पोते हैं, बिगाड़ तो सर फिर आर्टिकल 6 और बिगाड़ तो शुरू हुआ 1958 से। अयूब खान वो हम कहते हैं हमारे बंदों को कुछ ना कहें, इमरान खान साहब कह रहे हैं कोई मसला नहीं, जजेस को रिकॉर्ड करना चाहिए एजेंसी वालों को, हम कह रहे हैं वो रॉन्ग, चलो हो गया। आज भी इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो सर आप किस बुनियाद पर चाहते हैं इस मुल्क में मुदाखलत ना हो, जब हमारी लीडरशिप ही मुदाखलत पे नीचे लेटी हुई है, चाहती है मुदाखलत हो जब वो प्राइम मिनिस्टर हो। कामरान मुझे बात करने दो। जी सर बताएं। देखिए सर बताएं। हौसले से मैंने आपकी बात बहुत खंदा पेशानी से सुनी है, खुले दिल और दिमाग से सुनी है। आप मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मुझे ये बताएं कि ये 1947 से 1935 के एक्ट के तहत जब हुआ था, पाकिस्तान बना और इसकी पार्टीशन हुई, तकसीम हुई, तो हमारी डिस्पेंसेशन क्या थी? 1935 का इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ही बनी थी ना। जी। उसके बाद हमने कितने साल लिए और 1956 का हमने आईन बनाया। लेकिन उससे पहले अगर देखिएगा तो लियाकत अली खान को हमने कत्ल किया, 1952 में हमने कत्ल कर दिया। जिन्ना साहब जो है 1948 में वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी एम्बुलेंस ख़राब हो गई, ज़ियारत में बीमारी की कैफियत में थे, और उनको यानी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, द फाउंडर फादर ऑफ दिस नेशन, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान दोनों को मिला के उसकी एम्बुलेंस ख़राब हो जाती है, और एम्बुलेंस ख़राब होने के नाता से
वो ज़ियारत से कराची अस्पताल में नहीं पहुंच पाते और उनकी जो है डेथ हो जाती है। 1952 में हमने लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया और आपको पता ही है वो उसका स्याको सबाक में। अब आइए उसके बाद जो है हमने अपने फाउंडर फादर्स को दफन करके सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने पहले टेक ओवर कर लिया। अब मोहम्मद अली बोगरा हैं या डॉक्टर खान साहब हैं या गुलाम मोहम्मद हैं या सिकंदर मिर्जा हैं। ये सर जरा देखिएगा कि ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स आज तक किसी एक सिविल ब्यूरोक्रेट ने इंडियन सर्विस से इस्तीफा दे के खैरबाद कह के क्या कायदे आज़म के हरावल दस्ते में शामिल हुए थे? क्या उनका आज़ादी की तहरीक के साथ कोई दखल अमल था? पहले तो हमने सिविल ब्यूरोक्रेट ने टेक ओवर कर लिया, फिर उसके बाद जो है मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर लिया और हत्ता के सिविल ब्यूरोक्रेट्स के दौरानिए में ही जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस जब आता है, जब ये 56 के आइन को जस्टिस मुनीर माशाअल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान के तोड़ने के एक बहुत बड़ा एक वो अलंबरदार बन रहे हैं तारीखी तौर पर, उन्होंने कहा कि ताज बरतानिया की असेंट के बगैर ये जो है बिल पास नहीं हो सकता था और उन्होंने 56 के आइन को ही, पहला पाकिस्तान का जो आइन बना था 47 से लेकर 56 तक, 56 के आइन को उड़ा दिया मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस में और 200 के केस में। ये हिस्ट्री तो आपकी हिस्ट्री में बड़ी गहरी नजर है। सुने ना, अच्छा चलो जी, मैं कह रहा था जरा रिसेंट पे आके एक सवाल पूछूं। मैं आगे बताता हूँ। जी आगे बताता हूँ आपको। फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स आ गए और हत्ता के एब्डो तक लगा दिया और एब्डो लगाया उन लोगों पर जो पाकिस्तान के फाउंडर फादर्स के साथ आज़ादी में थे। बिल्कुल सही। सोहरवर्दी को बैन कर दिया, पता नहीं ख्वाजा नाज़मुद्दीन किस को बैन कर दिया। ओके फाइन, मुझे बताएं कि हमने तो अपने फाउंडर फादर्स के साथ जो सलूक किया है बिल्कुल कीजिएगा। मैं कहता हूँ देखिए, सारी चीज़ का जब तक कौमें अपनी माजी का जो है इहाता नहीं करती हैं वो तब तक तो सर फिर मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन माफ कीजिएगा जी यार कामरान, सुन ले, उस वक्त 1973 का आइन नहीं था, उस वक्त आर्टिकल 6 नहीं था। आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 जो है 1973 के आइन में आया। आइन ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। 1973 के आइन ने पिछले तजर्बों की रोशनी में ये अपने आप को प्रोटेक्ट किया। अब इसमें न सिर्फ एब्रोगेशन है, इसमें सबवर्जन है, इसमें है होल्डिंग इन अबेंस है। और मैं कहता हूं आर्टिकल 6 आज के हुक्मरानों पर, आज की पीडीएम पर, आज की इलेक्शन कमीशन पर, आज के जो है एस्टैब्लिशमेंट पर लगना चाहिए आर्टिकल 6, इसलिए कि ये सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सहूलतकार भी है। आर्टिकल आपका ये पॉइंट आ गया। अब खोसा मुझे एक बात बताएं कि अगर आज की पीडीएम, आज की इस्टेब्लिशमेंट, आज की इन सब पे लगना चाहिए आर्टिकल 6, तो इमरान खान पे क्यों नहीं आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो खुद एविडेंस दे के बता रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए जजेस को फूड टेप कराना भी सही समझता हूं, मेरे नाक के नीचे हो रहा था। मैं इंटेलिजेंसीज के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरा कराना, पार्लियामेंट में एतमाद का वोट लेना, उसको भी जायज समझता हूं, मैं करवाता रहा। आपको क्या राइट था प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कि आप इंटेलिजेंसीज को पॉलिटिक्स में घुसाएं? आपने उनसे ये गुनाह सरजद करवाया, आपने फायद ईसा के खिलाफ केसेस बनवाए जनरल फैज से, उनके कहने में मुबैना तौर पर। तो आर्टिकल 6 तो फिर इमरान खान पे भी लगना चाहिए। और जिस पे आर्टिकल 6 लगा, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि चलो अयूब खान पे तो था ही नहीं जी, क्योंकि आर्टिकल 6 तो भुट्टो साहब 73 के दस्तूर में लेके आए। लेकिन जब मुशर्रफ साहब के ऊपर एक अदालत ने फैसला दिया, तो आपको पता है इमरान खान साहब के लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा? सुनवा दें जरा। फरोग नसीब साहब ने कहा जज का ही दिमाग खराब है। ये जरा खोसा साहब को सुनवा दें जरा, एक मिनट फरोग नसीब साहब को सुनवाएं जी। खोसा साहब फरमाइए, इमरान खान साहब के लिए भी ये सजेस्ट करेंगे आर्टिकल 6, इन पे सब पे तो लगना चाहिए, शहबाज शरीफ वगैरह पे। मैं एग्री करता हूँ आपसे, अगर साबित हो जाए। यार कामरान, ख्वाजा आसिफ पे लगना चाहिए, जिसने कहा है कि मुर्दा कब्र से निकाल के अयूब खान का जो है उसका ट्रायल होना चाहिए। ये अगर जस्टिस वो उन जज साहब का, पेशावर के जज साहब की जिनकी बात फरोग नसीम कर रहे हैं, फरोग नसीम, एक बात तो ये है कि पीटीआई का रुकन नहीं था, ना आज है। फिरोज माशाअल्लाह जो अपना हमारे फरोग नसीम साहब हैं, ये एमक्यूएम के हैं। एमक्यूएम आज पीडीएम का हिस्सा है, आपको पता ही है माशाअल्लाह। सर नहीं सर, नहीं ना करें। वो मैं वकील था इसमें,
सर नहीं ना करें। मैं बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील था, ये इमरान खान का वकील था फ़रोग नसीम, मेरे सामने इसने जो है हमारे गवाहों पे जरा की थी, और लंदन में जो है मार्क साइकिल पे इसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जरा की थी। सो वो मुशर्रफ साहब के वो वकील रहे हैं, वो जो मर्जी कहते रहे, वो उसको खुदारा मत कीजिएगा इमरान खान के खाते में। इसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ, इसलिए कि मैं खुद वकील रहा हूँ उसके। अच्छा सर, फिर उनके साबिक अटॉर्नी जनरल का सुन लें, इमरान खान के अंदर मंसूर का, वो भी यही कह रहे हैं लगभग बातें, वो तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे उस वक्त। लेकिन खोसा साहब चले, इसको तो आप छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि जो एजेंसियों के जरिए काम करवाया इमरान खान ने, इस पर आर्टिकल 6 नहीं लगता है इमरान खान साहब पे? देखो भाई कामरान, देखें इमरान खान हैज लर्नड द हार्ड वे। उसने ये भी कहा है कि मैं कोलिशन इस किस्म की लूली लंगड़ी नहीं बनाऊंगा। अब भी ऑफर हुई थी हमारे लिए, अब भी हमारे लिए बहुत आसान था, हमारी 2/3 तो ऑलरेडी मौजूद थी, 180 सीटें हमारे पास जो है आ चुकी थी 8 फरवरी को, और हमारा एक इशारा कि हम करने को तैयार हैं पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके, और मरकज़ भी मिल जाता, पंजाब भी मिल जाता, सिंध भी मिल जाता। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले बहुत तजर्बा हो चुका है इन कोलिशंस का, और मैं अब जो है कोई डील ऐसा करने को तैयार नहीं हूं जो आइन से मावरा हो, और जिसमें जो है आवाम के हकूक को जो है असरअंदाज हो। साहब बात ये है, अब तो बड़ा वाज़े है खोसा साहब, बात ये कि अगर आप आर्टिकल 6 का मुतालबा करेंगे ना पीडीएम पे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साबित करेंगे हम, तो फिर तो माफ़ी मांग के, अगर इमरान खान साहब की माफ़ी आपने एक्सेप्ट कर ली है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली अपने आप से और आपके सामने माफ़ी मांग ली, वैसे तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए सबको, लेकिन चले माफ़ी मांग भी ली अल्लाह ताला से और आपके सामने मांग ली कि जी मैंने गलतियां की, एजेंसियों से काम करवाया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज कराया, नहीं करना चाहिए, सबक सीख लिया, तो सबको माफ़ी दें, फिर सबको माफ़ी है, फिर पॉइंट खत्म खुदा साहब, फिर तो सब माफ़ी के लायक है। देखें कामरान, एक तो मेरे सामने कोई माफ़ी वगैरह नहीं मांगी गई है। अच्छा। एक गलतुल आम एक रिवाज चल रहा था, जितने भी आपके माशाअल्लाह कायदीन हैं वो बैसाखियों पर सवार होके, ये खेल तमाशा जो है एस्टैब्लिशमेंट का, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी अरसे से चल रहा है। अब इमरान खान ने आज आकर इसे डक्का लगाया है, वो करना तो बड़ा आसान था। देखें बदकिस्मती है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट आइन के हदूद व कयूद के अंदर रहने की बजाय वो मिलबस आप समझते हैं मिलिट्री इन बिजनेस, तो मिलबस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इसी तरह खेल तमाशे, आप कठपुतली का तमाशे करते रहेंगे, आप हुकूमत अपनी मर्जी की लाते रहेंगे, कोलिशंस आप अपनी मर्जी की बनाते रहेंगे, आपका जो है न सिर्फ गिरफ्त होगी मुल्क के सारे वसाइल पर, सारी बिजनेस आपके पास होगी, सारा कॉर्पोरेट सेक्टर आपके पास होगा, हुक्मरानी आप जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे वो उड़ा देंगे, जिसको चाहेंगे बना देंगे। ये कोई 1-2 माह की बात नहीं जो बिगाड़ पैदा हुआ खोसा साहब, आप जानते हैं ये तो बिगाड़ फिर चलता हुआ आ रहा है ना, और इस बिगाड़ में कैटलिस्ट का रोल तो मैं कह रहा हूं ना इमरान साहब ने। आपको पता है खोसा साहब, आप उस वक्त इनके साथ नहीं थे, मैं आपको एक अपनी दास्तान सुना दूं छोटी सी। मीडिया को बुला बुला के उस जमाने के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब धमकियां दिलवाया करते थे कि मेरे हक में शो करो, ये तो पोजीशन थी, तो किस तरह आप एकदम आप पीछे भेज देंगे उनको? भाई ये तो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, इस तरह की सोच ने, हमारी पॉलिटिशियन सोच। अभी तो यही हो रहा है। तो सर अब ऑब्वियसली तो आपने, अगर मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा अगर ऐसे ही हो रहा है आपके कई चैनल्स पर मेरा और एतजाज का दिखाना वो पाबंदी लगी हुई है। हमने दिल से लगाया हुआ, देखे आपको बुलाया हुआ, देखे कैसे दिल से लगाया हुआ है। चले हाँ, तो जो बातें आप मुझसे कर रहे हैं वो भी तो आप देखिएगा ना। मैं आपको बात ये है कि एक सेकंड सर, ये मुझे बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जी जज साहब के, सुपीरियर कोर्ट के जजेस के बच्चों के और उनकी जो है बीवी के यानी अज़दवाज के असासा जात वो जज के खाते में शुमार नहीं किए जाएंगे, उनके खिलाफ उसका रेफरेंस नहीं लिया जाएगा। मुझे बताएं क्या ये फैसला दुरुस्त है? और ये 4 जजेस में से 6 जजों में से 2 जज जिन्होंने पहले इनके खिलाफ फैसला दिया था, अब इनके हक में रिव्यू में सुन लो यार कामरान सुन लो ना, हौसला रखो। जी मुझे हौसला, आप जो चाहे कहें। मुझे बताएं ये बोले ये फैसला बताएं ये सही है?
ये फैसला सही है। कोई जज अपने नाम पे लेता है ना। आप तो लॉयर, आप किसी ने हाथ नहीं डाला। मैंने देखे, सर मैं तस्लीम करता हूं, फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू में फैसला हुआ। ये कमाल है कि वो जज साहबान जिन्होंने पहले उनके खिलाफ दिया था फैसला, अब उनके हक में दिया, और उनमें से एक जज साहब इस वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर ले लिए गए ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। तो देखें, ना खुलवाएं, ना बातें खुलवाएं इस तरह से, लेकिन हमने तस्लीम कर लिया। आपकी तो मौज है, मैं बताऊं आपको, करते हैं कि वो आइन, आप सही रह गए। नहीं सर, हम आपको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि ना आप जब इमरान खान ये सब कुछ कर रहे थे, आप उनके मिनिस्टर थे, ना आप उनके साथ थे, उस वक्त आप ठीक रह गए। बल्कि आप हमारे टॉक शोज में आके तनकीद करते थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये आपके सारे व्यूज है हमारे पास, और बड़ी अच्छी बात करते थे आप, अभी भी अच्छी कर रहे। कामरान देखो, अब भी कोई चीज आइन से मावरा होगी, कोई चीज कानून के मावरा होगी। अब भी मेरी चाहे पार्टी करेगी, मैं बिल्कुल उसके आपके साथ खड़ा हूंगा, अवाम के साथ खड़ा हूंगा, आइन के साथ खड़ा हूंगा, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूंगा। लेकिन मुझे बताएं, पाकिस्तान की जो इस वक्त तबाही हो रही है, पाकिस्तान की जो तबाही हो रही है इस वक्त, मुझे बताएं कोई जस्टिफिकेशन बनती है कि आप आइन की इस तरह से तज़हीक करें और धज्जियां उड़ा दें? आपने रियासत को ही नहीं मारज़ वजूद में आने दिया, क्योंकि आर्टिकल 7 में देखें, रियासत अवाम है, अवाम के भेजे हुए नुमाइंदों से मुतरश्शि होने वाली हुकूमतें हैं। क्या ये अवामी नुमाइंदे हैं जिनकी हुकूमत है? और आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ है, ना उसमें फौज आती है, ना उसमें अदलिया आती है। तो माफ कीजिएगा, आपने तो रियासत को ही मुनहदम करके रख दिया है। सो मुझे बताएं, मैं जब आर्टिकल 6 कहता हूं तो मैं इसके तनाजर में कह रहा हूं कि खुदारा रियासत को मुनहदम न कीजिएगा, आइन को चलने दीजिएगा। ब्रेक से पहले खोसा साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हैं और उमर अयूब साहब कहते हैं कि फौज का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर लेट्स स्टार्ट इट। इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को आप चेंज करवाएं, आप उनसे मिले, उनसे कहें कि भाई अब हमारा मौकफ ये है आपके कहने पे कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहे हैं, उसमें आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने फौज से बात करनी है? करें, आप पॉलिटिशियनों से बात करें, अपने लिए रास्ता निकालें। ख्वाह वीक है, कमजोर है पॉलिटिशियन, लेकिन रास्ता निकालें। जी कामरान, जी कामरान, आइन में हल्फ है कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। ये आइन में हल्फ जो है, इमरान साहब को कह रहे हैं कि मैंने उनसे मुलाकात करनी है पॉलिटिक्स के सर, ये तो कह रहा हूं। जी नहीं कहा, नहीं कहा, ऐसे ना करें। नहीं, मैं बयान आता है उनसे मंसूब, उसने कहा ना उसने कहा ना मैं तरदीद कर रहा हूं। उसने कहा ना मैं डील करूंगा, ना मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा, मेरा मरना जीना इसी धरती में है, मैं अवाम को मुक्तदर करके रहूंगा, चाहे मुझे पाकिस्तान की सारी जेलें फिरा दें। तो ये मेरा साथ खुद इमरान खान की बात हुई है। जो पास्ट में हो गया, जो पहले हो गया, हो लिया जो हो लिया। गलतियां हम सबसे होती हैं और हुई हैं गलतियां, देखें गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन किसी ने उसका तदारक नहीं किया है, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इमरान खान कोलिशन गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है। इमरान खान बैसाखियों पे आकर इक्तदार लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छी बात है, ये लर्निंग प्रोसेस हो गया अवाम का। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे, बिल्कुल एक बात कहना चाह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। अब बड़े हैंडसम लग रहे हैं ब्लू के अंदर, ये जो लाइट ब्लू आपने पहना हुआ है, अपनी नजर उतरवा लीजिएगा। मैं जब तक एक ब्रेक लेता हूँ, नसीब खोसा साहब की बातें आप सुन रहे थे व्यूज। जब तक हम अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे, दूसरों पे कंकर फेंकने का राइट हमारे पास नहीं है। ऑपोजिशन लीडर साहब की मैं स्पीच सुन रहा था, वो बड़े तहतेक कर रहे थे कि डीजीआई स्पीकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। भाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप कह रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह से। उसकी वजह ये है कि आपके दौर में, हमारे हरदिल अजीज इमरान खान साहब के दौर में जो प्राइम मिनिस्टर, दिखाएं जी क्या हुआ करता था, पूरी कैबिनेट के साथ डीजीआई स्पीकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती थी, बड़ी सज धज के साथ दिखाया करते थे कि जी फौज हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, हमें सपोर्ट मिल रही है। वो देखें फ़खर इमाम साहब, उनके फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर, साथ शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा, ये दुनिया में कहाँ होता है जी? आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस वक्त क्यों आप ISPR और फौज से इमदाद और ताकत और मदद तलब कर रहे थे? और वो देखें हमारी फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो वज़ीर इत्तलात मशीर थी, जो भी थी उस वक्त, पूरी के मतलब आप अपना कंडक्ट तो देख लें यार। आप लोगों ने इस मुल्क को कहाँ पहुँचाया, साथ चल चल के इस्टेब्लिशमेंट के, और उनके कंधों पर बैठ बैठ। अब आप कह रहे हैं जी पुश बैक, गो बैक, ऐसे नहीं होता भाई। वो जो ताकतवर लोगों को जब आपने ला के बिठा दिया बीच में अपने गर्ज और मकासद के लिए,
अपने नंबर्स पूरे करने के लिए, अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरे करने के लिए। अब जब आयतें डाल दी आपने, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपका तो कहना ही नहीं बनता, आपकी पार्टी का तो कहना ही नहीं बनता। मुझे ऐसा बंदा कहना तो बात बनती है, आपका कहना नहीं बनता। और इसी तरह मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपका क्या कहना बनता है? मैं तो हैरान हूं कि जिस बात पे आप तनकीद किया करते थे जिस वक्त आप पावर में नहीं थे, इमरान खान साहब हुकूमत में थे, अब आप जबकि आपकी पार्टी पावर में है, आप लोग पावर में हैं, तो वही दूसरे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां आपसे वही कंप्लेंट कर रही हैं, ख्वाह वो जजेस है कोई और है। तो आप में और इमरान खान में तो कोई फ़र्क नहीं है, मैंने हिसाब लगा लिया है। कामरान साहब आपका शुक्रिया, मगर मेरी गुजारिश होगी, ये दौर और उस दौर में ज़मीन आसमान का एक फ़र्क है। वो ये फ़र्क है कि देखें माजी दूर में यकीनन इन्वॉल्वमेंट रही है इस्टेब्लिशमेंट की सियासी अदारों में और उस वक्त के सियासी हुकूमतों के अदवार में, मगर जो इन्वॉल्वमेंट, जो उनका हिस्सेदारी, जो उनका तरीक़ाकार 2018 से शुरू हुआ, नाकाबिले बयान है। और बदकिस्मती ये देखें कि ये सिलसिला और ये आदत उसको 2018 में नहीं पड़ी, ये 2013 से शुरू हो गई थी। और 2014 का जो धरना था, मैं बड़ी माजरत से, शायद मेरी बातों से इख्तलाफ भी हो आपको होगा, मगर मैं दयानतदारी से ये बात कहने लगा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये कुछ ना जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, रहील शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और साकब निसार से लेके आप अजाजुल हसन जनरल बाजवा साहब को आपने खुद एक्सटेंशन दी, आप सब भी अपनी ज़ात के गुलाम है। जब आपको सूट करता था, नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन दिलवाई, लंदन से बैठ के एक्सटेंशन दिलवाई। मियाँ साहब आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आपने एक्सटेंशन का लॉ बनवा दिया, उसमें इमरान खान के साथ आप पूरे शिरकत थे, आप पूरे शरीक जुर्म है अगर आप इसको जुर्म समझते हैं। और आज आपकी गवर्नमेंट है तो उस पर भी वही सवाल उठ रहे हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि आप और इमरान खान जुदा जुदा है? नहीं कामरान, थोड़ा सा माजरत से गुंजाइश दे दें कि हम कसूरवार हैं, मगर उतने कसूरवार नहीं जितना इमरान खान है। वो किस तरह कि हम एक्सटेंशन के लिए राज़ी हो भी जाते तो ये इख्तियार फिर भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का था जिसका नाम इमरान खान है, वो ना देना चाहते तो बिल्कुल नहीं। एक्सटेंशन का लॉ बन सकता था आपके बगैर? मियां साहब एक बात का जवाब दें मुझे, एक्सटेंशन का लॉ बन सकता था? एक सेकंड, अच्छा वो जो सुकम था, मेरी अर्ज सुन लें, वो लॉ पहले से मौजूद था, मगर जो सुकम था जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लॉ कहीं पाकिस्तान में ये मौजूद ही नहीं था, ना भी आप शेरबाज से बना है यार। ना मेरी अर्ज तो सुन लेना कामरान, इस तरह ना करें प्लीज भाई, आपने अक्सरियत दी है तो बना ना सर कि मैं यही आपसे कह रहा हूं यार, मेरी बात सुन। जी बताएं। ये एक्सटेंशन जो है प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार पहले भी था। जी था, ये था। आप जो सुकम था आइन में, वो ना भी दूर करते तो फिर भी उसके पास था। वो सुकम कानूनी जो था उसको दूर करने के लिए हमने सहारा दिया, ये बात दुरुस्त है। उसको जितना कसूरवार हमें ठहरा सकते हैं, जितनी सजा दे सकते हैं, हमें उससे ज्यादा मिल चुकी है। जब आपको सूट करता है, आप एस्टैब्लिशमेंट को घसीट के लाते हैं। आप पॉलिटिशियन सब एक जैसे ही हैं। जब आपको अभी भी सूट कर रहा होगा आप ला रहे होंगे, आपको आइंदा भी सूट करेगा। आप असूल तो है कोई नहीं आप लोगों का। नहीं कामरान एक सेकंड रुक जाएं सर, आपसे जो बात हुई है ना डीजी ISPR साहब की जानिब से, इसको सुनने के लिए, उनके मुंह से अल्फाज सुनने के लिए पाकिस्तानी कौम ने बड़ी जद्दोजहद की है। 75 साल पाकिस्तानी कौम रुल गई तो फिर जाके कहीं ये बात सुनने को मिली है डीजी ISPR की जानिब से कि हम 2014 से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। वजह यह है कि 2014 में उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, सारी दुनिया को पता है कि वो अदारा या इंसाफ देने वाला अदारा दोनों इन्वॉल्व थे और दोनों ने मिल के 2/3 अक्सरियत को ख़त्म किया और प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा। मगर उन्होंने उस चीज़ से बालातर होके ये मुतालबा किया कि भले हमें भी नुकसान उसका होता है हो जाए, मगर कोई रियासत की सिमत दुरुस्त होनी चाहिए। बात ये है मियां जावेद साहब, एक मिनट, इसको कोई यानी कि अफसोस की बात ये है कि ये बात भी DG ISPR ने की। DG ISPR की बात नहीं हो रही इस वक्त, ना DG ISPR से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वरना मैं जरूर पूछ लेता। बात आपकी हो रही है, आपसे मुराद आपकी पार्टी की हो रही है, आपकी पार्टी से मुराद आपकी हुकूमत की हो रही है।
मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो आप लोग आर्टिकल 6 का हर बंदा मुंह उठा के मुतालबा कर देता है, किसी के पुरखों ने क्या किया हुआ है, अब बड़ा अच्छा, क्योंकि टॉप के लॉयर है खोसा साहब, वो ऐसे बीच में से निकाल गए अयूब खान साहब को। उन्होंने कहा वो तो 1935 का ब्रिटिश इंडियन एक्ट था, उसको मॉडिफाई किया गया था, दस्तूर तो उस वक्त उसमें आर्टिकल 6 था ही नहीं, 1956 के आइन को मॉडिफाई किया गया था। भाई बात तो ये है कि फिर आप तबर्रा तो पूरा भेजे ना, कौन दुरुस्त फरमा रहे हैं? नहीं, मेरी अर्ज सुने। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने आर्टिकल 6 लगाना है आज की एस्टैब्लिशमेंट पे, तो फिर क्योंकि ऑपोजिशन लीडर के अगर वालिद साहब या दादा साहब जो है वो भी अगर पहले मार्शल लॉ के माखिज है, तो उन पे आपकी जुबान सुम जुम बुकमुन बंद हो गई हुई है, या आपकी जुबान ज़ियाउल हक पे बंद हो गई, तो आप सब लोग अपनी ख्वाहिशात के वो है ना, गुलाम है सियासी ख्वाहिशात के, असूल तो है ही कोई नहीं। नहीं, अब कामरान थोड़ा सा जी आपसे बात कर रहा हूं, कीजिएगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर। अब मैं गुजारिश करने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने नहीं लगाया था, ये दूसरा मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया था। चलें जी, पहला सिकंदर मिर्जा ने लगा दिया था। और दूसरा मैं आपको ये अर्ज करूं कि आपका पाकिस्तान का आइन 58 का जो था, 58 का आइन जो था, उसमें भी गालबन मुझे अगर याद पड़े तो 124 आर्टिकल 124 या 27 था कि जो आइन तोड़ेगा उसकी सजाए मौत होगी। उस वक्त भी ये सजा मौजूद थी। ये गलत कह रहे हैं खोसा साहब के ये आगे चलते हैं, मुझे एक बात बताएं, जो मर्जी खिलवाड़ कर दे। मियां जावेद लतीफ़ साहब आगे चलते हैं, मुझे बताएं कि अब हल क्या है पाकिस्तान में? मुदाखलत आज भी आपकी हुकूमत है तो खबरें आ रही हैं जी मुदाखलत हो रही है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो तो खुलेआम कहते थे मुदाखलत करवाया करता था, मेरी हुकूमत ही मुदाखलत में चल रही थी। आप सारे पॉलिटिशियंस का तो ये किरदार सियासी किरदार है, सामने आ गया। अब आगे चलना है, आगे किस तरह चला जाए? उसमें इमरान खान के साथ क्या बात हो सकती है, क्या बात नहीं हो सकती, किस तरह चला जाए? या आप समझते हैं उससे तो हो ही नहीं सकती बात? देखें, नहीं, पहली बात तो ये है कामरान, शायद जब तक आप आइन पे अमल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक हकीकत है, वो मेरे हक में जाए ये बात या मेरे खिलाफ जाए, ये एक हकीकत है जिस पे तमाम अदारों में बैठे लोगों को कारबंद होना पड़ेगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि कहीं से सिलसिला शुरू करें या बंद कर दें, मुझे ये बता दें कि सियासतदानों से गलतियां होती आई हैं क्या? एस्टेब्लिशमेंट में जो पावरफुल लोग होते हैं उनसे गलतियां नहीं हुई या उन्होंने गलतियां नहीं की? और अगर उन्होंने की हैं तो खुदा के लिए डर डर के सही, मगर उनकी तरफ से भी कभी देख लेना चाहिए हमें कि उनके फैसलों से हम किस जगह पहुंच गए। अब आ जाएं, जो मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर 2014 से आप हकायक खोलना शुरू कर दें और 2024 का बताएं आज की क्या सूरत हाल है, आइन और कानून की आज क्या सिचुएशन है आपके दौर में? ईमानदारी से बताएं जरा, क्या पोजीशन है? चलें बताएं, मैं आप पे छोड़ता हूं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। मैं वैसे पहले भी जो कुछ कह रहा था ईमानदारी से कह रहा था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, तो फिर दोहरा देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईमानदारी से नहीं कह रहे थे, मैं ईमानदारी से ये कह रहा था, मेरी अर्ज सुन ले, मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि 2014 से जो बात अदारे ने खुद कर दी है, जिसकी डिमांड दीगर जमातें भी कर रही हैं, जिसकी डिमांड आज की अपोजिशन और हुकूमत वक्त भी कर रही है, फिर मुझे और आपको इतराज़ नहीं करना चाहिए 2014 से। मैं ये कहता हूं कि भाई 2014 के तमाम किरदार, वो अदलिया के हों, वो एस्टेब्लिशमेंट साहब अभी आपसे, वो सियासतदानों के हों, देखें वो करतूत सामने आने चाहिए। भाई मेरे 2024 पे आ जाए, 2024 पे आ जाए, 2024 पे आ जाए। मैं ये कह रहा हूं 2024 में ही आ रहा हूं यहां से आगे। अच्छा चले, एक बात बताएं, आप तो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है। नवाज शरीफ साहब अगर नहीं भी प्राइम मिनिस्टर बने, अपनी मर्जी से नहीं बने या हालात देख के नहीं बने, लीडर के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं होता, वो तो एक विजनरी लीडर होता है। एक तो ये बताएं कि सदारत वापस ले रहे हैं, सदारत वापस लेके वो क्या करेंगे? नंबर 1, उनकी क्या विजन है पाकिस्तान के हालात को देख के? उनकी तरफ से कुछ सुना ही नहीं गया। जब से उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बने वो चुप है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वरना वो तो पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो तो भाई अपनी पार्टी के कायद हैं, रहबर हैं। यार कामरान शाहिद साहब, मैं तो आज तक ये समझता रहा कि मैं आपके बहुत करीब हूँ, लेकिन आज यार आपने बड़ी तकलीफ दी है, मुझे दुख हुआ है क्या? कि आपके मैं इतना करीब नहीं हूँ। कैसे? आपने शायद ये कह दिया है। नहीं,
मैंने ये आपके बहुत करीब हूँ। आपने नहीं, मेरे भी करीब है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो तुम जड़ा ही बैठे हो, मैं इसलिए कह रहे हैं उन्होंने तबाह ना कर देना। लेकिन ये देखो मैं तेरे गिटे गुड़े बह गया, अजे तक इकरार ही नहीं करते पे। मैं बिल्कुल जनाब, लेकिन मैं कह रहा है इस वेले नवाज शरीफ साहब की गल हो रही है, कभी मेरी भी गल करो फिर अगे गल करने नहीं तुसी साडे बड़े करीब, तुसी ए पहले इकरार करो फिर अगे गल करने साहब, तुसी बड़े करीब हो, कोई मसला ही नहीं सर। हां चलो, वैसे भी करीब हो शेखुपुरा ते हुण गिटे गुड़े च बैठे हैं। हां जी हां बिल्कुल सही है। हुण गल है वे जनाब, अब बात ये है कामरान सराब, ये हो नहीं सकता मेरे भाई कि आप ये कहें कि क्योंकि पिछले जज साहब ने जो फैसले किए हैं उनको छोड़ दें, जज साहब वही हैं मगर ये फैसला पकड़ लें। आप कहें कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने ये कुछ कर दिया मेरे साथ, यार इसको छोड़ दें, आज की बात कर लें। मैं कहता हूं कि 2 अदवार ही देख लें यार, हम तो कहते थे 2018 और 2024 को देख लो। अब किसी तीसरी जानब से ये डिमांड अगर आ गई है कि 2014 को भी देख लो, तो भाई देख लें, सबके करतूत सामने आ जाए। अब आ जाए 2024 देखो ए असि दायरा फिर रहे हैं, मैं दायरा बना भी रहे हैं, गोल गोल दायरा। मैं कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं, ये मैं कोई तंजर नहीं कह रहा, वाकई बड़े लीडर है, नेशनल लीडर है, और वोट अगर कम भी अभी पड़ा है वो दोबारा भी रीगेन कर सकते। उनकी तरफ से कोई इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई उनकी एफर्ट नजर नहीं आ रही। वो डिसअपॉइंट हुए में खामोश में हुआ क्या भाई, बताए तो सही। अगर आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो जो रुकावटें खड़ी की गई ना 2024 के इलेक्शन से पहले और इलेक्शन वाले दिन भी, मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं कि जिन्होंने खड़ी की उन्होंने जुल्म किया इस रियासत पे, इस कौम पे और इस खित्ते पे। और अगर नवाज शरीफ के रास्ते में वो रुकावटें खड़ी ना की जाती तो आज पाकिस्तान बेहतर चल रहा होता। मुस्लिम लीग को छोड़ दें आप, मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप को छोड़ दें आप, मैं आपको ऑनेस्टली बात कर रहा हूं कि ये पछता रहे हैं रुकावटें खड़ी करने वाले कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म नहीं किया हमने, रियासत लेकिन के साथ मियां साहब आप मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में नहीं थे, इमरान खान की पार्टी ने मेजॉरिटी विन की, बगैर इंतखाबी निशान कहराया आपको यार वो। अच्छा उसकी वजह ये है, अब आज अगर सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन लें क्विकली। ये सहूलतकारी हुई जो आज कहा जा रहा है ना कि 2014 से आप जुडिशल कमीशन बना लें तो सारे कच्चे चिट्टे खुल जाएं। खुदा के लिए 9-10 मई की हकीकत बयान कर देते, जो कमीशन ने, जो इनके अदारे ने इन्वेस्टिगेट किया था, तो 8 फरवरी को ये हालात ना होते। बात ये, मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये पता करना पड़ेगा आपसे कि आपके लिए इतनी राह हमार कर दी गई, वन साइडेड जलसे किए मियां नवाज शरीफ साहब ने, आप दूसरी पार्टी को जलसे नहीं करने दिए गए, इंतखाबी निशान उनका नहीं था। आपके लिए नेक्स्ट टाइम इलेक्शन किस तरह किया जाए कि आप मुदाखलत की बात ना करें, आप ये ना कहें कि कहीं से पता नहीं क्या हो रहा था और ये हो रहा था। लतीफ़ साहब और लतीफ़ खोसा साहब दोनों बड़ी हमागीर शख्सियात हैं, इनके साथ सारी रात में डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तीसरी किस लिए रहे थे कि वक्त नहीं है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।